मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier. अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। अमूमन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को पहले तो जॉब लेने में बहुत मुश्किल होती है। अगर जॉब मिल जाती है, फिर उसके बाद ट्रांसफर या प्रमोशन में चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। यानी जिंदगी हमारी हर तरफ इतनी आसान नहीं रहती है, हर जगह हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। आज का शो हम करेंगे SBI की प्रमोशन पॉलिसी को लेके, जहां स्केल 3 से 4 और 4 से 5 जाने में कुछ ऐसी प्रोविजंस को लाया गया था जो डिफिकल्ट बनाती है पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज को प्रमोशन लेने में। इसके ऊपर हाई कोर्ट का एक बहुत ही वेलकमिंग फैसला आया है, उसके बारे में बताएंगे। क्या ये माइलस्टोन सेट करेगा बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी, इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या ये जो एजेंसीज हैं, जो कंपनीज हैं, या जो सेक्टर है, इंटेंशनली करते हैं या उनके भी कुछ वाजिब डाउट रहते हैं। इस तमाम एस्पेक्ट पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हैं। दोनों ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेशन में शो करते हैं। राहुल बजाज साहब हैं हमारे साथ, एडवोकेट राहुल बजाज साहब, जो मिशन एक्सेसिबिलिटी के को फाउंडर हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, रोड स्कॉलर हैं, और ये शो हम मिशन एक्सेसिबिलिटी के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजेश असुदानी सर हैं, जो AGM है RBI बैंक में और विविवा के प्रेसिडेंट हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के, जिसको अब डिविवा भी करने जा रहे हैं हमने, जैसे लास्ट शो में बात की थी। और उनके साथ भी हम बैंकिंग ऑन द ब्लाइंड सीरीज करते हैं। तो दोनों खास मेहमान, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश जी। थैंक यू दानिश जी। सभी रेडियो उड़ान के श्रोताओं को नमस्कार। असुदानी सर, सबसे पहले बताएं कि ये SBI का जो डिस्क्रिमिनेटरी पार्ट है, ये काफी देर से काफी लोग बात कर रहे थे, हालांकि बाकी बैंक्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कब आपने प्लान किया, क्योंकि आई एम श्योर कि आपने रिप्रेजेंटेशन भी दी होगी, तो किस चीज ने ट्रिगर किया आपको कि अब आपको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा इस इशू को? जी दानिश भाई, मैं बिल्कुल बताता हूँ संक्षिप्त में ये इतिहास, इस चीज का जो है हिस्ट्री,
कि प्रमोशन, देखिए जब हम ज्वाइन करते हैं तो कैरियर प्रमोशन एक ज़रूरी चीज़ है किसी भी व्यक्ति के लिए, ब्लाइंड के लिए भी। तो बैंकिंग में रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बहुत बात होती है, बहुत। और अब हम जानते हैं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो क्लास 1 की एंट्री लेवल तक गवर्नमेंट ने कहा है कि वो होगी। तो ये इस चीज़ को हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन से अलग देखें। ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात नहीं है, ये इससे आगे की बात है, नंबर 1। क्योंकि एंट्री लेवल ऑफ क्लास 1 बैंकिंग में जो होता है वो असिस्टेंट मैनेजर या स्केल 1 ऑफिसर को कहा जाता है। तो वहां तक तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर हम अलग से जद्दोजहद करते रहते हैं। ये जो SBI वाली बात है, तो स्केल 1 से जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, स्केल 2, स्केल 3, 4, 5, 6, 7 तक बैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं बैंक्स में। तो होता यह है कि प्रमोशन होता है हर 5 साल में, हर 3 साल में, एग्जाम इंटरव्यू के थ्रू इंसान आगे बढ़ता रहता है। तो हुआ ये कि कुछ साल पहले, मतलब करीब आज से मान लीजिए 5-6 साल पहले, SBI ने प्रमोशन पॉलिसी में एक चेंज किया। उन्होंने कहा कि ये जो प्रमोशंस हैं इसके कुछ हम असाइनमेंट्स मैंडेटरी कर रहे हैं, ज़रूरी हैं कुछ असाइनमेंट्स, उनके बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि स्केल 3 से स्केल 4 का जो प्रमोशन होगा और स्केल 4 से स्केल 5 का जो प्रमोशन होगा, उसमें कुछ असाइनमेंट्स हैं, 4 तरह के असाइनमेंट्स हैं जिनको उन्होंने मैंडेटरी बना दिया कि अगर ये आपने नहीं किए हैं, यहाँ ये काम आपने नहीं किए हैं, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो प्रमोशन के लिए, आगे के प्रमोशंस के लिए आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, एग्जाम में नहीं बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा आपको। और ये ऐसे असाइनमेंट्स हैं दानिश जी, ये 4 तरह के असाइनमेंट्स हैं। उसमें एक है ब्रांच मैनेजर होना, ब्रांच हेड जिसको कहा जाता है। दूसरा असाइनमेंट है क्रेडिट ऑफिसर होना, जो लोन्स सैंक्शन करते हैं ऑफिसर्स, क्रेडिट ऑफिसर। तीसरा इसी तरह का असाइनमेंट है ट्रेड फाइनेंस में, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लोन्स वगैरह सैंक्शन होते हैं, ट्रेड फाइनेंस, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, इस तरह की जो बैंक गारंटीज, इस तरह की जो चीज़ होती हैं। और चौथा है फॉरेक्स, फॉरेक्स में जो डील्स होती हैं फॉरेन करेंसी की और एक्सचेंज जो होता है। तो ये 4 ज़रूरी हैं असाइनमेंट्स, या तो ब्रांच हेड हो या फिर इन तीनों में से कुछ हो, आपने किया हुआ हो। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ब्रांच में काम करने पर 5 मार्क्स आपको जोड़े जाएंगे आपके स्कोर में, अगर आपने ब्रांच में काम नहीं किया। ये ब्रांच हेड के अलावा की बात है। तो अब हुआ ये कि हमारे जो ब्लाइंड बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, खास करके ब्लाइंड एंड लो विजन, लेकिन ज़्यादातर ब्लाइंड, जो विजुअली कोई काम नहीं कर सकते, जो नॉन विजुअली ही काम करना पड़ता है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी से, एक्सेसिबिलिटी से या थोड़ा बहुत ह्यूमन सपोर्ट से जो काम करना। लो विजन लोग भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी से काम करते हैं, लेकिन दे कैन डू सम थिंग्स विजुअली ऑल्सो, थोड़ा मैग्नीफायर लगा के पढ़ लेंगे। तो हम यहाँ बेसिकली ब्लाइंड की बात कर रहे हैं इस मामले में, कम से कम। तो हुआ ये कि हमने ये पाया कि हमारे मेंबर्स ने कहा, और वैसे भी हमारा कोई एक्सपीरियंस आया, कि ये असाइनमेंट्स तो पॉसिबल नहीं है, ये असाइनमेंट्स करना पॉसिबल नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट इवन बीन पोस्टेड टू दीज असाइनमेंट्स, जो भी 4 मैंने असाइनमेंट्स अभी बताए। तो हुआ यह कि उनको प्रमोशन नहीं मिलने लगा, आप एलिजिबल नहीं हैं। SBI ने कहा आप एलिजिबल नहीं हैं इस चीज़ के लिए। तो स्केल 3 में 2-3 साल काम करने के बाद भी जब प्रमोशन के लिए वो बारी आई उनकी, तो उनको इस आधार पर डीबार कर दिया गया प्रमोशन से। तो विभिवा के पास इस तरह की शिकायतें आने लगी और हमारा भी एक्सपीरियंस कहने लगा कि ये तो कुछ अन्याय हो रहा है। बाकी किसी भी बैंक में दानिश जी इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो SBI ने पहली बार ये लाई चीज़। तो हमने SBI को रिप्रेजेंटेशंस दिए, जिसका उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये तो ज़रूरी चीज़ है, आपको ऑलराउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप आगे के स्केल्स पे काम कर सकते हो। और फिर हमने चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जिसको CCPD कहते हैं, वहाँ केस फाइल किया और उसकी हियरिंग में हम लोग भी सम्मिलित थे। ऑनलाइन हियरिंग हुई थी और 1 दिसंबर 2022 को CCPD ने बहुत अच्छा फेवरेबल जजमेंट दिया इस मामले में। उन्होंने ये बात समझी कि ये असाइनमेंट्स अगर मैंडेटरी हो जाती हैं तो एक तरह से प्रमोशन का एवेन्यू ब्लॉक हो गया ब्लाइंड बैंक SBI एम्प्लॉयज़ के लिए स्केल 3 में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो अल्टरनेटिव बाकी जो काम हैं जो ब्लाइंड व्यक्ति कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, उन वर्टिकल्स में आगे भी स्केल 4 स्केल 5 बनाया जा सकता है।
और ये मैंडेटरी रखना ये चीज़ ठीक बात नहीं है. दिस अमाउंट्स टू डिस्क्रिमिनेशन. दिस इज डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन. तो ये भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंडर में मना है कि आप प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द डिसेबिलिटी नहीं कर सकते. तो सीसीपीडी ने ये बात मानी और उन्होंने एसबीआई से कहा कि आप कुछ अल्टरनेटिव पाथवेज रखिए जो सजेस्ट किए गए हैं. आप मैंडेटरी रखिए असाइनमेंट्स, लेकिन कम से कम ब्लाइंड को इसमें से एग्जेम्पशन दीजिए और उनके लिए आप दूसरी असाइनमेंट्स मैंडेटरी रख सकते हैं. एसबीआई ने जनवरी 2023 में जवाब दिया इस चीज़ का सीसीपीडी में कि हम आपका ऑर्डर मानने में असमर्थ हैं या हम आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे. वो इसलिए नहीं मानेंगे कि उन्होंने वही बात कही कि एक ऑफिसर अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको सारी असाइनमेंट्स करनी ज़रूरी होती हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है. हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं ब्लाइंड एम्प्लॉयज़ को, ब्लाइंड ऑफिसर्स को, और उस असिस्टिव टेक्नोलॉजी के चलते इनके लिए कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए ये असाइनमेंट्स करना. तो उन्होंने ये कह के वो उस चीज़ को उन्होंने वहाँ रोक दिया कि हम सीसीपीडी का ऑर्डर तो नहीं मानेंगे. फिर हमने मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन फाइल किए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डीओपीटी के साथ और एमएसजे, तीनों मिनिस्ट्रीज़ में. तो वहाँ से भी बात आगे जब बढ़ती हुई नहीं दिखाई दी तो फाइनली फिर हमने हाई कोर्ट की शरण ली और हमने ये रिट पिटीशन मिशन एक्सेसिबिलिटी के थ्रू एसबीआई की डिस्क्रिमिनेटरी प्रमोशन पॉलिसी के खिलाफ फाइल किया था. बिल्कुल, पिछले साल 2025 में. बिल्कुल. राहुल साहब ये बताएं, ये तो बहुत ही इजी केक वॉक होगा आपके लिए इस तरह के केसेस में फैसले लाना, और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके फेवर में भी ये आया है. तो क्या बड़ी की हाइलाइट्स हैं इस जजमेंट की? और दूसरा आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये सिर्फ एसबीआई पे लागू होगा या इसको हम आगे भी बाकी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच दानिश जी, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी विथ यू. पहला तो ये मैं नहीं मानूंगा कि एक केक वॉक था ये, फॉर द रीजन दैट नॉर्मली आजकल जो चलन है, द मूवमेंट इज in saying that, you know, as persons with disabilities we can do everything so long as we are provided the requisite support, right? and इसी डायरेक्शन में आप जजमेंट देखेंगे, जैसे मेडिसिन से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट के, जुडिशरी से रिलेटेड है, एंड बाकी फील्ड से रिलेटेड भी है. बट ये जजमेंट वाज स्लाइटली ऑन द रिवर्स साइड, क्योंकि यहाँ हम ये कह रहे थे कि नॉटविथस्टैंडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे कितनी ही आप assistive technology या human support दे दो, there are certain insurmountable barriers which would prevent a person with total blindness from discharging these responsibilities. तो ये चीज थोड़ा सा कोर्ट को मनाना is difficult, was difficult, और अल्टीमेटली भी पूरी तरीके से कोर्ट ये चीज मानी है ऐसा तो नहीं कह सकते, बिकॉज उन्होंने ये भी लिखा है एक जगह पे जजमेंट पे कि हमने प्रॉब्लम्स तो पॉइंट आउट की हैं कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, बट सॉल्यूशंस नहीं बताए. बट आवर होल पॉइंट वाज कि लुक, these four assignments which Mr. Asudani pointed out are inherently or intrinsically undoable without visual without having vision, right? So इसलिए हमने कहा था कि आप दूसरे तरीके के काम दो हमको, जो हम ऑलरेडी करते आए हैं, कस्टमर सर्विस रिलेटेड या जो एडवाइजरी काम है, एंड वी आर गिवन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच टास्क्स. तो ये चीज फिर एंड में कोर्ट का भी व्यू यही था कि आप तरीके ढूंढो कि आप कैसे ये काम कर पाओगे. तो नाउ व्हेन वील गेट टू दैट एज वी गो फॉरवर्ड, कि उसमें भी हमको एक फाइन लाइन मेंटेन करनी है. ऑन द वन हैंड ये बोलने में कि हम शर्क अवे नहीं कर रहे, हम पीछे नहीं हट रहे काम करने से, क्योंकि बैंक ये कह रहा था कि अल्टीमेटली अगर आपको सीनियर बनना है तो आपको काम तो सारे करने पड़ेंगे, आप शर्क अवे कैसे कर सकते हो. तो हमको ये दिखाना है कि नहीं भाई, हम शर्क अवे नहीं कर रहे, बट देयर आर सम इम्पॉसिबल इश्यूज बिकॉज ऑफ विच वी कैन नॉट डू इट. और आप हमें या तो उसके लिए ऐसा सपोर्ट, जैसे मैं बताऊंगा, जैसे एक उदाहरण आपको अभी ही दे देता हूँ, कि जैसे किसी को लोन सैंक्शन करना हो एज अ क्रेडिट ऑफिसर या फिर एज अ ब्रांच मैनेजर, भी अल्टीमेटली आप ही का ठप्पा जाता है बिकॉज यू आर ओवरसीइंग एवरीथिंग. तो उस सिचुएशन में अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स टू सी कि उन्होंने ओरिजिनल टाइटल डीड दी है या नहीं, जो एसेट्स वो मॉर्गेज कर रहे होंगे. तो अब ऐसे में एक सोल्यूशन ये दिया जा सकता है, कोई बोलेगा कि यू कैन टेक ह्यूमन सपोर्ट एंड डू इट. बट विभिवा का ये कहना था, एंड आई मीन राइटली सो, दैट लुक, इफ दैट पर्सन गिव्स अस फॉल्स इंफॉर्मेशन
डिलिबरेटली हो ना हो, गलती से भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स विद मी. सो हाउ डू आई मेक श्योर दैट इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन आई एम नॉट हेल्ड अकाउंटेबल. तो इस पे कोर्ट ने ये कहा कि लुक, ऐसा किया जा सकता है कि कुछ काम ब्रांच मैनेजर करे और कुछ काम असिस्टेंट करे, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर करे, या फिर अगर कुछ गलत होता है तो जिम्मेवारी ब्रांच मैनेजर की ना बोलते हुए हम ऐसा कुछ पॉलिसी बनवा सकते हैं कि जो बंदा गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी जिम्मेवारी है. तो इस तरीके से सोच के बात को आगे बढ़ाना है. सो दैट वाज द चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस केस. एंड दूसरा ये है कि एक PIL है ये. तो अब दिल्ली हाई कोर्ट में भले PWD केसेस को प्रायोरिटी हियरिंग्स तो मिलती है, बट PILs के केसेस आजकल केवल वेडनेसडेज को ही सुने जाते हैं. तो उस वजह से और मैटर्स के बीच इस मैटर को करीबन 1 साल के अंदर अंदर वी वर एबल टू ब्रिंग इट टू अ कंक्लूजन विच वाज नॉट इजी. बट हमने बार बार कोर्ट को मेंशन करके कि नहीं, दिस पीपल विल लूज आउट ऑन अनदर प्रमोशन ईयर एंड सो ऑन, ये बोल के वी वर एबल टू गेट टू द फिनिशिंग लाइन. दूसरा जो आपका पॉइंट था, आई मीन फिनिशिंग लाइन इन द सेंस कि रिप्रेजेंटेशन के स्टेज पे आए हैं. अभी ये नहीं बोल सकते कि पॉलिसी पूरी की तरह बदल गई है. अभी देयर इज स्टिल सम वे टू गो. As far as other banks are concerned or other institutions are concerned, definitely ये positive impact तो आएगा इस judgment का, because the court was very categorical in saying that look, number one, discrimination नहीं हो सकता promotion में, आपको level playing field करना है create, और ये चीज एक्ट में भी दी गई है सेक्शन 20(3) में. तो ये कोर्ट ने reiterate किया. दूसरा ये कि discrimination केवल ऐसी ही सिचुएशन में नहीं होगा जहां पे कोई बोल रहे हैं कि नहीं, आपको अलाउ ही नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ योर डिसेबिलिटी. बट जब क्राइटेरिया ऐसा है जो इंसान मीट नहीं कर सकता आसानी से, तब भी डिस्क्रिमिनेशन माना जा सकता है प्रमोशन में. ये चीज कोर्ट ने रीइटरेट की. तो वो एक अच्छी चीज है जो बाकी सेक्टर्स में भी हमारे को हेल्प कर सकती है. बिकॉज ये चीज हम पाते हैं कि कोई एम्प्लॉयर खुले आजकल के जमाने में ओपनली तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, बट दे विल impose certain performance parameters which you have to meet, which you would not be able to meet because of your disability. तो उस टाइप के सिचुएशंस में दिस जजमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड. तो अभी बहुत सिंपल शब्दों में राहुल साहब एक बार फिर से हमारे लिसनर्स को बताएं कि हाइलाइट्स क्या है इस जजमेंट की, कोर्ट आखिर क्या क्या रहा. तो देखो दानिश जी, ये केस ऐसा था कि हमने SBI की प्रमोशन पॉलिसी को चैलेंज किया था, ये बोलते हुए कि वो डिस्क्रिमिनेट करती है ब्लाइंड लोगों के अगेंस्ट, बिकॉज उनको वो ब्रांच मैनेजर या क्रेडिट ऑफिसर इस तरीके के काम करने को बोलती है जिसमें उनको फिजिकल डॉक्यूमेंट देखने होंगे, उनको बड़े बड़े लोन सैंक्शन करने होंगे जो वो नहीं कर सकते अगर उनको विजन ना हो. तो कोर्ट ने हमारी बात को माना कि हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते प्रमोशन में, और अगर ऐसे क्राइटेरिया हैं तो आपको देखने होंगे. उन्होंने फिर ये कहा कि आप एक रिप्रेजेंटेशन लिखिए बैंक को 4 हफ्ते के अंदर अंदर, ये बताते हुए कि कौन कौन लोग हैं आपके एसोसिएशन में जो इसकी वजह से पीछे रह गए हैं प्रमोशन में, क्या स्पेसिफिक ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपकी नज़र में क्या सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं, और बाकी बैंकों में क्या हो रहा है. ये 4-5 चीजें आप लिख के हमको, मतलब उनको भेजिए, और उनको उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो सीनियर मोस्ट सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी SBI में, उनको ये देखना है. आपको एक हियरिंग देंगे, वो आपको पर्सनल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, और विद इन 12 वीक्स देन दे हैव टू पास अ डिसीजन ऑन द पॉलिसी की क्या चेंजेस वो उसमें करना, व्हाट चेंजेस दे वुड बी मेकिंग इन दैट. तो अभी हमें 3 महीने वेट करना पड़ेगा. हाँ, मतलब पहले तो अभी हमको रिप्रेजेंटेशन भेजनी है जून के महीने में, उसके बाद विद इन 3 months दे विल हैव टू डिसाइड ऑन इट. बिल्कुल. असुदाने सर, 3 सवाल हैं मेरे. जी. कुछ ब्लाइंड लोग ये कहते हैं कि हम ब्रांच हेड की जॉब कर सकते हैं, उस पर आपका क्या टेक है, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते. दूसरा, SBI इतना रिजिड क्यों है कि जब सारे बैंक में, किसी बैंक में ऐसा नहीं है, फिर SBI को ही हर बार क्यों चुल मचती है कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की. जबकि SBI में काफी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनकी ट्रेनिंग भी ब्लाइंड लोग करवाते हैं, फाउंडेशन में भी काफी लोग हैं, तो क्यों उनका जो हायर अथॉरिटी सेंसिटाइज नहीं है अभी तक. तीसरा, आपने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, आप सीधा हाईकोर्ट क्यों नहीं. जी, पहली बात, मैं तीसरी बात से शुरू करूं कि विविवा ने टाइम वेस्ट नहीं किया. जैसे ही हमारे संज्ञान में ये चीज़ आई कि SBI ने ऐसी चीज़ की, अब पहले SBI क्यों करता है ऐसी बातें, ये तो SBI जाने,
SBI सबसे बड़ा बैंक है, उसको लगता है कि आई कैन इनोवेट, आई कैन डू समथिंग न्यू। तो उन्होंने ये चीज़ ला ली कि भाई ये 4 असाइनमेंट्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं, आप करिए। तो जैसे ही विभिवा के ये ध्यान में आई चीज़ लॉकडाउन के बाद, तो हमने पहले देखा कि वास्तव में ऐसा कुछ है या नहीं है, और रियली लोग अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और हमने इसमें इन डेप्थ स्टडी भी की है कि ये चीज़ें, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ मान लेना कि ये डूएबल नहीं है, ये फैशनेबल चीज़ नहीं है। जैसा कि राहुल जी बता रहे थे कि जनरली हम कहते हैं कि डिसेबिलिटी के बावजूद हम सब कुछ कर सकते हैं, हमको असिस्टिव टेक्नोलॉजी दीजिए, हमको एक्सेसिबिलिटी दीजिए, और जहाँ थोड़ा बहुत ह्यूमन सपोर्ट चाहिए वहाँ दीजिए। तो विभिवा का भी यही स्टैंड रहता है हमेशा कि जितना प्रोडक्टिव हम हो सकते हैं उतना हमको प्रोडक्टिव बिल्कुल होना ही चाहिए। लेकिन हमने जब ये पाया, अब उस पर मैं आऊँगा कि क्यों डूएबल नहीं है, तो हमने जब ये पाया कि ये वास्तव में डिफ़िकल्टीज़ हैं और ये डूएबल चीज़ नहीं है, रिस्की चीज़ भी हो सकती है, और इसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि विभिवा का हमेशा से स्टैंड रहा है कि प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन जहाँ रिस्क है, आपके जॉब को रिस्क है, बैंक को रिस्क है, इस तरह की प्रोडक्टिविटी के कोई मतलब नहीं है। तो देयर शुड बी ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, व्हाट वी कॉल इट। तो फिर हमने तुरंत रिप्रेजेंटेशन भेजा SBI को, उनके जवाब का इंतज़ार किया, और जैसा मैंने बताया कि 2022 में CCPD में हमने केस भी फाइल किया, जो कि हमने 1 दिसंबर 2022 को जीत भी लिया, और फिर SBI ने उसको मानने से इनकार कर दिया। फिर हमने सोचा कि हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात बन जाए। मिनिस्ट्रीज़ में जाके हम लोगों ने मुलाकात की, मिनिस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हाँ हम इस चीज़ में देखेंगे। लेकिन फाइनली जब हमको कोई चीज़ नहीं होती हुई दिखाई दी, तब हमने जाके हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद कोई सीधा साधा रिलीफ नहीं मिला है। अभी भी हमको दोबारा एक रिप्रेजेंटेशन देना है SBI को 4 हफ्ते के अंदर, जो कि उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिडर करेंगे। एंड वी आर होपिंग कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड इट पॉजिटिवली। उस पर हम आएंगे अभी रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा और हमको क्या उम्मीदें हैं उससे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपने एक और सवाल किया कि ये क्यों डूएबल नहीं है। अब देखिए इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, जैसा राहुल जी बता रहे थे, मैं उसको एक उदाहरण से आपको बताता हूँ कि मान लीजिए जंगल में एक कंपटीशन हो रही है, कौन पेड़ पे चढ़ सकता है। कंपटीशन है बंदर, बकरी, मेंढक और मछली के बीच। तो जाहिर है कंपटीशन बंदर जीतेगा, न मेंढक चढ़ पाएगा, न बकरी चढ़ पाएगी, और मछली तो कभी नहीं चढ़ पाएगी। तो यहाँ हमारी स्थिति मेंढक और मछली जैसी है। ब्लाइंड की जो स्थिति है, ये 4 जब असाइनमेंट्स की हम बात करते हैं, हमारी स्थिति बंदर जैसी नहीं है। मेंढक और मछली जिस तरह पेड़ नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन मिलेगा किसको? जो पेड़ चढ़ पाएगा। प्रमोशन किसको मिलेगा? जो पेड़ चढ़ पाएगा, जो वो 4 असाइनमेंट्स कर पाएगा। तो ये चीज़ जो है, अब मैं यहाँ ब्लाइंड की बात कर रहा हूँ, लो विजन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि लो विजन लोग मैंने चेक पास करते हुए भी देखे हैं बैंकिंग में, लो विजन लोग मैंने कैश हैंडल करते हुए भी देखे हैं, जो कि विभिवा के हिसाब से गलत बात है, विच दे शुड नॉट डू बेसिकली। लेकिन मेनी ऑफ द लो विजन पीपल आर इंडल्जिंग इन सच डेंजरस एक्टिविटीज विच विभिवा ऑलवेज कॉशंस देम नॉट टू डू। तो अब हम ब्लाइंड की बात करेंगे कि एक ब्लाइंड व्यक्ति हम आप जैसा, जो बिल्कुल नहीं देख पाता, जिसके लिए मैग्नीफायर का कोई मतलब नहीं है, जिसके लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, स्क्रीन रीडर और OCR, और जिसके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत मायने रखती है पोर्टल्स की। तो उनकी जब हम बात करते हैं, तो एक ब्रांच मैनेजर का अगर आप जॉब प्रोफाइल देखते हैं, उसके जो जॉब रोल देखते हैं, तो वो ऐसे ऐसे काम हैं एक ब्रांच मैनेजर के पास, से एक ब्रांच हेड के पास, कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक टोटली ब्लाइंड व्यक्ति वो कर पाएगा। 89 सर्टिफिकेट्स उनको साइन करने होते हैं क्वार्टरली, उसमें से काफ़ी सारे मंथली होते हैं, सर्टिफाइंग दैट गोल्ड बैलेंसेस आर प्रॉपरली मेंटेन्ड, CCTV इज प्रॉपरली वर्किंग, और बहुत सारी चीज़ें जो कि बिना साइट के आप वेरीफाई कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ ब्रांच मैनेजर की हैं कि जो एक बिना साइट का व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो वो बस साइन कर रहा है उस पर। तो साइन करना बिना जांच पड़ताल के कितना डेंजरस हो सकता है बैंकिंग में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ब्रांच मैनेजर की बात हुई। इसी तरह जो क्रेडिट ऑफिसर हैं, वो जो लोन जो सैंक्शन करते हैं, उससे पहले उनको जाके जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि यूनिट में माल है, स्टॉक है या नहीं, जीनियन है या नहीं,
वो जो सिक्योरिटी आ रही है वो जीनियन है कि नहीं है, और फाइनली जब लोन सैंक्शन होता है तब जाके दस्तखत की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आज तक कोई ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो बता पाएगी कि ये डॉक्यूमेंट जीनियन है या नहीं है। या मैं जब फील्ड विजिट में जाऊंगा, फील्ड विजिट में ब्लाइंड व्यक्ति चला तो जाएगा, लेकिन वहां जाके वो क्या दिखाई दे रहा है उस यूनिट में, उस शॉप में, ये आप कैसे अश्योर करेंगे कि वह किस तरह का माल है, नहीं है, क्या है। तो ये हो गया क्रेडिट सैंक्शन रोल। इसी तरह ट्रेड फाइनेंस और फॉरेक्स में भी कई सारे टास्क हैं कि जिनका बिना साइट के करना या तो पूरी तरह असंभव है, या फिर वो इतना डेंजरस है, इतना रिस्की है कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन यू कैनॉट रियली आंसर फॉर दैट ओमिशन और कमीशन। तो इसलिए विबिवा ने ये सर्वसम्मति से ये बात पाई, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ लोग दावा करते हैं, ब्लाइंड लोग भी दावा कर चुके हैं हमारे सामने, बिल्कुल, कि हमें ब्रांच मैनेजर क्यों नहीं बनाया जाता। लेकिन मैंने जैसे कहा कि प्रोडक्टिविटी शुड बी ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी। अब मैं जैसे आपको एक दूसरा उदाहरण दूं, जब हम टीचर्स हैं, मान लीजिए जो ब्लाइंड टीचिंग का काम करते हैं, क्या वे इन्विजिलेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप अगर इन्विजिलेशन को मैंडेटरी बना देंगे प्रमोशन के लिए, तो उन्हें भी वही बात कहनी पड़ेगी जो आज हम विविवा के थ्रू कह रहे हैं। तो ऐसे टीचिंग में भी कुछ टास्क हैं कि जो नहीं किए जा सकते, अगर आप उनको मैंडेटरी बना देंगे तो ये वही बात हो जाएगी फिर। बिल्कुल। राहुल साहब, अब ये बताएं, 3 सवाल। एक, PIL क्यों डाली गई? दूसरा, हमारे पास RPD एक्ट है, फिर हमें हर इशू के लिए कोर्ट में जाना, RPD एक्ट के क्या मायने हैं? और तीसरा, SBI का क्या इतिहास क्या कहता है इंक्लूजन को लेके? कुछ आपके पास डेटा हो या कुछ आपका एक्सपीरियंस हो? राइट। सो जो आपका पहला सवाल है PIL क्यों फाइल किया गया, इसका जवाब ये है कि इंडिविजुअल पर्सन्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर बैंक के लिए जब काम कर रहे होते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, they normally don't want to come forward and put their name behind any kind of litigation because fear of retaliation और victimization होता है कि आज तो हम सामने आके फाइल कर देंगे बट we made to suffer for that। भले हमको प्रमोशन मिल जाएगी बट कहीं दूर का ट्रांसफर दे दिया जाएगा, या अदरवाइज हमारे अगेंस्ट एक हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर ली जाएगी। और हमारे देश में अभी भी रिटेलिएशन या विक्टिमाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन एक्सप्रेसली लॉ में नहीं दी गई है, जैसे इंग्लैंड वगैरह में है इक्वालिटीज एक्ट में कि अगर आप इस तरीके का केस कहीं ले रहे हो तो यू विल बी प्रोटेक्टेड। वैसा नहीं है इंडिया में एट प्रेजेंट। तो इस वजह से द रीजन फॉर परस्यूइंग अ PIL वाज कि एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये किया जा रहा है विच इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन्स। तो उसमें हमने लिखा था कि 37 such persons are there working in SBI who are associated with Vibiva जो scale 3 पे अटके हुए हैं by virtue of this policy. So that is one part. Now second is, you're absolutely right that RPWD Act है, but the only difficulty is that law के protections कभी भी self executing नहीं होते हैं, and especially इस तरीके की issue पे I mean, of course, sensitization and awareness की तो हम बात करते ही हैं in every situation concerning persons with disabilities, तो उसका तो रोल रहता ही है, but still certain issues arise जिसमें एक difference of opinion आ जाता है, whether it is deliberate or whatever it is on the other side's part, वो मैं नहीं कहना चाहूँगा, but where the only way forward is then through legal intervention। तो ये किसी का preferred means नहीं होता है, but that is how it is। I mean, अगर सिर्फ लॉ ही होने से बात हो जाती तो हमारे देश में फिर कोई केसेस ही नहीं हो रहे होते, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस अक्रॉस द बोर्ड। तीसरा जो आपका है कि SBI का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, तो कुछ आई मीन ओवरऑल एज अ जेनेरिक स्टेटमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, बट सर्टेन इश्यूज डेफिनेटली डू कम अप फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड राजेश जी इस पे बेटर बता पाएंगे। बट जो मैं बता सकता हूँ, एक तो प्रमोशन का है, उसके अलावा कुछ जजमेंट्स रहे हैं अभी रिसेंटली, और हमारा भी केस चल रहे हैं जिसमें अगर वो लोग कोई कट ऑफ डिक्लेयर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो आइडियली दे शुड देन लोअर द स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी। DOPNT के OM में ये बोला गया है। ऑफ कोर्स एक मिनिमम बेसलाइन से नीचे आप नहीं कर सकते बिकॉज अल्टीमेटली कॉम्पिटेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट विद इन दैट आप 5% 10% से और उसको स्केल डाउन कर सकते हो,
सो दैट अगर आपकी सीट वैसे ही वेकेंट जा रही है और कोई है इन द फ्रे तो उनको दे दिया जाए, मगर ये चीज नहीं हो रही है। तो जैसे एक हमारा अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है विकास दीक्षित वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें यही इशू है कि वहां पे उनके लखनऊ सर्कल में 19 वैकेंसीज थी पीडब्ल्यूडी की, जिसमें से आरटीआई के हिसाब से 8 ही फिलअप हुई थी, 11 रह गई थी। और सीसीपीडी में भी उन्होंने कहा कि नहीं 18 फिलअप हुई है, मतलब दे गिव अ डिफरेंट फिगर, बट बी दैट एज इट मे स्टिल एक तो बची गई थी, बट दे डिड नॉट लोअर द कट ऑफ। तो इस बंदे के 57.6% था मार्क्स और कट ऑफ 60% था। तो ऐसे में क्यों लोअर नहीं किया गया टू अकोमोडेट हिम, इस चीज पे वो केस चल रहा है और उस पे कोर्ट ने बैंक से काउंटर वगैरह मांगा है। तो अब वो जुलाई में लगेगा, तो देखेंगे क्या होता है। एक तीसरी चीज जो एसबीआई के कॉन्टेक्स्ट में देखी है मैंने, वो ये कि इनके जो ऑफिसर्स को प्रोबेशनरी बेसिस पे रखा जाता है, उसके बाद एक कॉन्फर्मेशन टेस्ट कराया जाता है। तो उस कॉन्फर्मेशन टेस्ट में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अगर क्लियर ना कर पाए तो उनको एडिशनल अपॉर्चुनिटीज ना देना, इस तरीके के इश्यूज भी आते हैं। और इस पे भी एक रिसेंट एक दिल्ली हाई कोर्ट का केस है जो अभी चल रहा है, हमारा नहीं है बट चल रहा है, वेयर दे आर कंसिडरिंग कि उस बंदे को बोर्ड आउट करना विदाउट गिविंग हिम एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ फीडबैक कि हाउ ही कुड हैव इंप्रूव्ड एक्सेट्रा। उस वजह से देन एंड ही वाज अ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज जिस हु बेसिकली लॉस्ट हिज जॉब बाय वर्च्यू ऑफ दैट। तो इस तरीके के कुछ कुछ इश्यूज हैं, बट राजेश जी मे बी एबल टू स्पीक मोर ऑन व्हाट देयर ट्रैक रिकॉर्ड इज लाइक। नहीं, मेरे को आपसे ही जानना था राजेश जी से, तो मैं और पूछने वाला हूँ। असुदानी सर, अब विविवा ने ये केस फाइल किया था जी, मिशन एक्सेसिबिलिटी ने ये केस लड़ा, तो अब ये माई वे होने वाला है या हाईवे होने वाला है? क्या बाकी बैंकर्स को भी आप रिप्रेजेंटेशन बनाते समय इंक्लूड कर रहे हैं, एसबीआई के बैंकर्स को, दूसरे बैंकर्स को, कि क्या क्या इश्यूज पे हमें काम करना है और किन किन लोगों की भागीदारी होने वाली है, या आप दो ऑर्गेनाइजेशंस ही इसमें आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे? और रिप्रेजेंटेशन में क्या होने वाला है ये भी बताएं। हाँ, मैं बताता हूँ आपको विस्तार से रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जो कि हमें विद इन 4 वीक्स एसबीआई को सबमिट करना है। उस पर काम आरंभ हो चुका है और उसमें जैसा कि राहुल जी ने कहा 3-4 चीज़ें हमको प्रोमिनेंटली इंक्लूड करनी है। तो उसमें पहली बात तो ये विविवा की ओर से रिप्रेजेंटेशन जाएगा, क्योंकि विविवा पिटिशनर था इस केस में। तो लेकिन हम सहकार्य सभी का चाहेंगे, और किस तरह से चाहेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। पहली बात तो जैसे इसमें कहा गया है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि स्केल 3 जो ऑफिसर्स हैं और जिनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है इस वजह से, इस पॉलिसी की वजह से, उनके हमें नाम भी वहाँ देने हैं रिप्रेजेंटेशन में। तो कुछ नाम तो हमारे पास ऑलरेडी हैं जिनकी वजह से ये मुद्दा उठा है, लेकिन मैं अपील करता हूं श्रोताओं से कि अगर कोई स्केल 3 ऑफिसर है जो कि ब्लाइंड है और जो एसबीआई में है और जिसको लगता है कि मेरा प्रमोशन इस मैंडेटरी असाइनमेंट्स की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो वो विविवा से संपर्क कर सकते हैं। और अगर वो अपने नाम इंक्लूड कराना चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अश्योर करता हूँ कि ये कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, नाम एसबीआई मैनेजमेंट के पास जा रहा है रिप्रेजेंटेशन जो है, और वो सकारात्मक दृष्टि से जा रहा है कि भाई क्या किया जा सकता है कि प्रमोशन नहीं हो पा रहा है मैंडेटरी असाइनमेंट्स की वजह से। तो ब्लाइंड स्केल 3 ऑफिसर्स जो एसबीआई में हैं और जिनको लगता है कि उनका प्रमोशन मैंडेटरी असाइनमेंट्स की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो हम वो नाम इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा हम रिप्रेजेंटेशन में और भी इंक्लूड करेंगे कि बाकी बैंक्स में जो स्केल 4 और स्केल 5 ऑफिसर्स हैं जो ब्लाइंड हैं, और हैं काफ़ी सारे हैं, 8-10 तो लोग होंगे ही कम से कम, तो उन्होंने जो अपने कैरियर में असाइनमेंट्स किए हैं, क्या क्या काम किए हैं, और उन्होंने ये मैंडेटरी असाइनमेंट्स नहीं किए हैं, इस तरह के राइटअप्स भी हम वो रिप्रेजेंटेशन के साथ उनसे ले रहे हैं। वो देना चाहें तो अवश्य दें। हम पर्सनली भी अप्रोच कर रहे हैं जो स्केल 4 और 5 ऑफिसर्स अलग अलग बैंकों में काम कर रहे हैं ब्लाइंड, और स्वेच्छा से भी, स्वखुशी से भी हमसे संपर्क करना चाहें, लिखित में देना चाहें कि उनका कैरियर कैसा रहा है उन्होंने। क्योंकि ऐसे भी केसेस हुए हैं दानिश जी जिनको ब्रांच मैनेजर, ब्रांच हेड के तौर पे पोस्ट किया गया और फिर समझ में आया बैंक के कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो 1 महीने बाद उनको फिर वापस उनकी पोस्टिंग में वापस कर दिया गया। तो ऐसे भी ये साबित करता है कि ब्रांच हेड इस तरह की चीज़ें डुएबल नहीं हैं ब्लाइंड व्यक्तियों द्वारा।
तो हम चाहते हैं कि इस तरह के जो तजुर्बे हैं, इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं, या फिर बाकी उन्होंने बहुत सारे वर्टिकल्स में जो काम किया है, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे HR हो, चाहे IT हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे रिकवरी हो, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जिन्होंने उन्होंने काम किया हो, तो उस तरह की चीज़ें हमको लिख कर दें, ताकि हम वो एक अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशंस हमने ऑलरेडी प्रपोज किए हैं अपने पिटीशन में भी और रिप्रेजेंटेशन में भी, कि इन असाइनमेंट्स के अलावा भी दुनिया है। ऐसा नहीं है कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया नहीं है, तेरी आंखों के सिवा भी दुनिया है। तो इन 4 असाइनमेंट्स के अलावा भी दुनिया है जहां बैंक में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो ये भी एक हमारे रिप्रेजेंटेशन का अहम मुद्दा रहेगा। और एक मुद्दा रहेगा जिस पर मैं श्रोताओं से, सुनने वालों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे रिप्रेजेंटेशन में ये मुख्य भाग भी रहेगा कि ये जो 4 असाइनमेंट्स हैं, इनको आखिर किस हद तक किया जा सकता है, इवन विथ ह्यूमन सपोर्ट। अगर मान लीजिए जैसा कोर्ट ने इंगित किया है कि स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी लाई जाए, कुछ काम असिस्टेंट मैनेजर करें, ये मैं सीधे तौर पे कहूँगा कि कोर्ट के लेवल पे एक बात है बोलना, लेकिन बैंकिंग जब होती है, एक्चुअल बैंकिंग, वहाँ ये सारी चीज़ें अमल में लाना बहुत मुश्किल बात है। तो हम वो प्रपोज कर सकते हैं कि पॉलिसी में किस तरह की चेंजेस करने चाहिए, ताकि जो अकाउंटेबिलिटी है वो ब्लाइंड व्यक्ति सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करे और वो न देख पाए, विजुअली कुछ वेरीफाई न कर पाए, तो उसके पास फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रहनी चाहिए। उसका जो असिस्टेंट है, जिसने पढ़ के सुना या जिसने देखी हुई बात बताई है, वो रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन फिर उसमें भी विवाद उत्पन्न हो जाएंगे कि वो कहेगा कि मैंने तो ठीक ही बताया था, इन्होंने ठीक से नहीं सुना, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे उस चीज को। उसने अगर 1000 कहा है, उन्होंने लाख सुनाई दिया है, या वो कहेंगे मैंने तो लाख कहा था, इन्होंने करोड़ सुन लिया। तो ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, बहुत ही देयर आर वेरी माइक्रो लेवल थिंग्स कि हम अपने रिप्रेजेंटेशन में प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों पर प्रपोज किया जाए, ताकि SBI अपनी विजडम में डिसाइड करे कि आखिर करना क्या है। लेकिन एक मैं जो तीसरी अपील जो करना चाह रहा था, वो ये है कि हमने देखा है कि लो विजन लोग तो ऐसे काम उनको दिए जाते हैं और वो कर भी लेते हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ बता ही दूं फ्रैंकली अभी, कि SBI ने एक दावा किया है कोर्ट में कि हमने ब्लाइंड लोगों को इन असाइनमेंट्स ये दी हैं, ब्लाइंड लोग ये असाइनमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ ब्लाइंड लोगों का प्रमोशन भी हुआ है। यहीं पहुंच के बाद जो है वो कंट्रोवर्शियल स्थिति में, विवादास्पद स्थिति में पहुंच गई, क्योंकि कुछ ब्लाइंड लोगों को प्रमोशन SBI में स्केल 4 में भी मिला है, और कुछ ब्लाइंड लोगों को इन असाइनमेंट्स में भी पोस्ट किया गया है। लेकिन हमने ये पाया कि मेजॉरिटी और लो विजन, जो SBI ने बात कही, तो उसमें से लो विजन लोगों को ही अधिकांशतः ऐसी असाइनमेंट्स दी गई, ब्लाइंड को नहीं दी गई। जहां जहां ब्लाइंड को दी भी गई हैं, इक्का दुक्का केस में, वास्तव में वो ब्लाइंड लोग वो काम नहीं कर रहे। दे आर नॉट सैंक्शनिंग द लोन्स, दे आर नॉट हेडिंग द ब्रांच, जबकि उनके साथ के दूसरे लोग वो काम कर रहे हैं, जबकि लीगली ये दिखाया गया कि ये असाइनमेंट तो ब्लाइंड लोग को दे दी गई है। ये कितनी खतरनाक बात है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये रबर स्टैंप वाली बात है, जबकि जिसका कि हम किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते हैं। तो ये अपील मेरी ये है कि जहां जहां ब्लाइंड व्यक्तियों को लगता है कि उन्हें इस तरह के काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है और एक्चुअली वो नहीं भी कर पा रहे हैं, तो वो खुल के सामने आए, खुल के मैनेजमेंट को लिखें, खुल के विभिवा को बताएं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे नॉन विजुअली, लेकिन फिर भी हमारे नाम पे ये असाइनमेंट दिखाई जा रही है। ऐसे भी लोग हैं SBI में जिनके सिस्टम में ये दर्ज करा दिया गया है कि इन्होंने ये असाइनमेंट्स की हैं, जबकि उन्हें कभी उस पर पोस्ट ही नहीं किया गया है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वे अपने निहित स्वार्थ से ऊपर उठ के समष्टि के लिए सोचें, समुदाय के लिए सोचें, और सीधे सीधे तौर पे विभिवा को लिखें, SBI मैनेजमेंट को लिखें कि ये हमने या तो काम किए नहीं हैं, हमारे नाम पे दिखाए जा रहे हैं, या फिर हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम ये काम करें, जबकि ये पॉसिबल नहीं है करना। तो ये 3 तरह की अपील मैं करता हूँ। एक तो जो स्केल 3 ऑफिसर्स जिनका प्रमोशन रुका हुआ है इन वजहों से, वे हमसे संपर्क करें। दूसरा, जो स्केल 4, स्केल 5 ऑफिसर्स दूसरे बैंकों में हैं, वे अपना जॉब प्रोफाइल हमें लिखकर भेजें कि उन्होंने आज तक क्या क्या असाइनमेंट्स किस किस क्षेत्र में किए हैं। और तीसरा, SBI के ऐसे ब्लाइंड लोग जिनको मजबूर किया जा रहा है या जिनके नाम पर ये कंट्रोवर्शियल असाइनमेंट्स दिखाई जा रही हैं, वे खुलकर सामने आए इस मामले में। बिल्कुल, मेरे पास बड़ा मजेदार केस है, आपने बात की तो मुझे याद आ गया। एक लड़का वो 15-20 दिनों से मेरे से एक सवाल पूछ रहा था, क्या ब्लाइंड
लो विजन कैंडिडेट को कैशियर की जॉब दी जा सकती है? तो मैंने कहा नहीं। अरे मैं बहुत परेशान हूँ, आप बताओ मैं क्या करूँ। मैं क्या, आप विविवा से कांटेक्ट करें। जी। आपको पक्का पता है कि कैशियर की जॉब लो विजन को नहीं दी जा सकती? मैं कहा मेरे को तो एक्सपीरियंस यही कहता। अच्छा, डेली वो बंदा मुझे ये क्वेश्चन पूछता था एक, कि मैं बहुत परेशान हूँ। 16वें दिन मैंने उससे पूछा कि भाई तेरी पोस्टिंग कहाँ पे है? वो कहता अभी मेरी ज्वाइनिंग परसों होनी। ज्वाइनिंग ही नहीं हुई बंदे की, ज्वाइनिंग ही नहीं हुई, पहले से ही कैशियर में परेशान। हाँ, मतलब 15 दिन से वो मेरे से पूछ रहा है ये है ये, कि मतलब प्री कंसीव नोशन लेके भी ऐसे ऐसे केस भी आते हैं। बजाज साहब, 2 सवाल है। एक तो ये, अब क्या कोर्ट ने बोल आपके कोर्ट में डाल दी है, तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन मेक और ब्रेक होने वाली है? अभी ये विन विन सिचुएशन दोनों के पास है। जैसे आपने पहले कहा कि अभी ऐसा नहीं है कि काम हो गया, तो आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत पावरफुल और स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इस पर आपके क्या व्यूज है? और दूसरा, जो आप लोगों ने बात उठाई, हम जो बहुत लूजली बोलते हैं स्टेजेस पे, हम सब कुछ कर सकते हैं हवाई जहाज उड़ाने के अलावा। तो क्या हमें, जब हम स्टेज पे होते हैं, लोगों रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिटी को, बहुत सारे लोगों के सामने होते हैं, तो क्या हमें बहुत सेंसिटिव होना चाहिए अपनी बात रखते समय कि ये हमारी रियलिटी है, यहाँ पे हमें ह्यूमन सपोर्ट लगती है, हम सुपरमैन या शक्तिमान नहीं है? तो क्या समय आ गया कि हम रियलिटी को पहचाने, जो सही है उसी को बोले? जी, so I mean the answer to your second question is yes, of course, that we should be more measured when making these kinds of claims, and especially एक पर्सपेक्टिव आ जाता है whether if you achieve some degree of success, या otherwise to say that look, I can do everything, yeah, whatever the limitations that there may be, I can overcome them. But at the same time, certain challenges or certain gaps will remain by virtue of having a disability. There's no denying that. And this case brings into focus एक ऐसा situation जिसमें despite one's best efforts, some gaps will remain. So rather than penalizing somebody for that, the effort has to be to find alternative ways and means to enable them to contribute effectively. Because ultimately हम बोलते हैं equality के context में भी कि treating unequals equally is also discrimination, in the sense दो लोग जो fundamentally different positions में हैं, अगर आप एक blind and sighted इंसान को same race में लड़ाओगे तो then you will definitely find that there will be some issues. So which is why to some extent one needs to be alive to those concerns also. Now, so far as your first question is concerned about the representation, as I have said, it is only a case of a work begun but only half done, in the sense कि अभी हमें representation जो मिस्टर आसुदानी ने काफी डिटेल में आपको आउटलाइन किया है in what terms it has to be set out. अब ये representation जाने के बाद भी ऐसा कोई मैंडेट नहीं है एसबीआई पे अभी कि वो इसको हमारे फेवर में ही डिसाइड करें, राइट? ऑफ कोर्स फॉर देम टू रिजेक्ट व्हाट द हाई कोर्ट हैज सेड, एंड परसुएंट टू दैट आवर रिप्रेजेंटेशन विल बी मच हार्डर कंपेयर्ड टू द सीसीपीडी. ऑफ कोर्स दैट पार्ट इज देयर, बट एट द सेम टाइम आई मीन अ लॉट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर वेरी थिक स्किन्ड, सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि वो इसको भी रिजेक्ट कर दें कि नहीं, कुछ भी वाया मीडिया नहीं वर्कआउट हो पाया एंड अभी जो चल रहा है वो चलने दिया जाए. तो इन दैट केस देयर विल हैव टू बी अनदर राउंड ऑफ लिटिगेशन, जिसमें जो उनका ऑर्डर आएगा उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बेस्ड ऑन आवर रिप्रेजेंटेशन, उसको हमें फ्रेश चैलेंज करना होगा इन अ सेपरेट रिट पिटिशन. तो आई एम ओपन, आई एम अलाइव टू द फैक्ट कि वो भी हो सकता है. सो देन वी विल हैव टू टेक इट फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली. इस मामले में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दानिश जी, जो पहली बात कही, व्हाट वी कैन डू. जनरली ये फैशन हो गया है कि हम जब स्टेज पर बोलते हैं या जब सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं या जब आप भी इंटरव्यू करते हैं, आपका भी बहुत बड़ा तजुर्बा है इस मामले में, तो यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट. मैं 2 बातें इसमें कहता हूँ. पहली बात तो हाउ बिल्कुल होना चाहिए कि हाउ विथ ब्लाइंडनेस यू डिड इट, इन व्हाट वे.
व्हाट असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे मैं हुआ कहता हूँ, ह्यूमन सपोर्ट, यूनिवर्सल डिजाइन, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड एक्सेसिबिलिटी, हुआ तभी होता है कुछ, ये चारों चीजें होती हैं। तो कभी भी जो इंटरव्यूज हों, सक्सेस स्टोरीज हों, स्टेज पर बोलने वाली बात हो, उसमें ये चीज होनी चाहिए कि विथ ब्लाइंडनेस, defeating blindness and all that is a myth. Nobody can defeat a disability. Disability is bound to be there. If it is there, some limitations are bound to be there. In the most ideal society imaginable, उसमें भी अगर आपको नहीं दिखता तो नहीं दिखता, कुछ चीजें होंगी जो आप नहीं कर पाएंगे वहां पर भी। तो हमारी सोसाइटी तो आइडियल है ही नहीं, बहुत पीछे है, तो उसमें लिमिटेशंस तो रहेंगी। तो नंबर 1 क्या लिमिटेशंस हैं, नंबर 2 जो किया है वो कैसे किया है, किस तरह से किया है, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन मैं पाता हूं कि बहुत सारे, मतलब रेडियो उड़ान की बात नहीं कर रहा हूं, रेडियो उड़ान पे तो फोकस होता है, आप बिल्कुल पूछते हैं कि आपने कैसे किया, उसके नहीं, आप हमारे लिए भी क्रिटिकल हो सकते हो, कोई इशू नहीं जी है। बिल्कुल रहूंगा, मैं कभी कभी रहूंगा। लेकिन मैं जहां तक सोच पाता हूं अभी कि नॉर्मल जो हम स्टेज पे देखते हैं लोगों को, नॉर्मल जो सक्सेस स्टोरीज पोस्ट होती हैं नेट पर, नॉर्मली जो इंटरव्यू देते हैं लोग, वो बड़े बस कुडोस फॉर डूइंग दिस, आई मीन आपको देख के तो लगता ही नहीं आप ब्लाइंड हो। अगर किसी ने ये कह दिया तो सबसे बुरा स्टेटमेंट मेरे ख्याल से यही है, दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल प्रेज विच समबडी कैन बिस्टो अपॉन अ ब्लाइंड पर्सन, कि आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आप ब्लाइंड हो। ये क्या आई एग्री बिल्कुल। अब मैं एक बड़ा एनजीओ था, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, उनकी वेबसाइट पे बहुत दिनों तक स्लोगन था, डू यू नो ब्लाइंड कैन ड्राइव। मैं कहता हूँ इस तरह का स्लोगन रखने की क्या जरूरत थी, डू यू नो ब्लाइंड कैन नॉट ड्राइव, ये स्लोगन होना चाहिए। हमारे भी एक मित्र हैं, वो बता रहे थे बड़े गर्व से कि मैं 80 की स्पीड से एमपी में गाड़ी चलाता हूँ। तो सामने वाले ने कहा, भाई इसमें तुम्हारी कोई अचीवमेंट नहीं है, ये तुम्हारी बेवकूफी है। बिल्कुल। तो तुम अपने साथ बाकी लोगों की लाइफ को भी एंडेंजर कर रहे हो, टोटली ब्लाइंड है वो। तो कोई इसमें कोई हर जगह पे होशियारी नहीं चलती है कि हम बहुत ही कोई तीर मार रहे हैं, तो इट कैन लीड टू अ वेरी डेंजरस थिंग। मैं तो ये कहता हूँ कि एक बात कहता हूँ मैं कि मेरे आगे जाने वाले सही पीछे 2 कदम ही, मेरे आगे जाने वाले सही पीछे 2 कदम ही, बड़ी मुश्किलों से देख तेरा हम सफर चला है। तो ये मुश्किलें क्या हैं, किस तरह से किया है, इस पर फोकस होना चाहिए। बिल्कुल। बजाज साहब, तो आपने अभी जिक्र किया कि आगे के स्टेप्स को लेके, तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो? हाँ डेफिनेटली, अब ये टेकअप किया है हमने तो वी हैव टू टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन and whatever it takes in that regard we will have to do to ensure कि the issue is resolved and एक practical way forward workout हो पाए where such individuals जिनका अभी stagnation हो रहा है career में SBI में, that gets addressed in a meaningful way. Right. और ये मैं बताऊं दानिश जी, SBI ने तो मैंडेटरी कर दी है, लेकिन अनऑफिशियली बहुत सारी जगह यही चीज़ है। पर्सनली जब मैं खुद के इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ AGM से DGM में, तो मुझसे भी वहाँ यही पूछा गया कि आपने फलां डिपार्टमेंट में काम नहीं किया, आपने उस डिपार्टमेंट में काम नहीं किया, तो आप कैसे करोगे, आपको प्रमोशन क्यों दी जाए। सीधी सी बात है, जबकि RBI में ऐसा कुछ मैंडेटरी कुछ नहीं है। लेकिन फिर मेरा जवाब वही था कि आप पोस्ट कीजिए, मैं एक्सप्लोर करूंगा वहाँ की एक्सेसिबिलिटी और किस तरह से काम पॉसिबल है, आई विल एक्सप्लोर, आप पोस्ट कीजिए। बिल्कुल। अब आते हैं क्लोजिंग कमेंट्स की और एक और सवाल के साथ। ये बहुत सारे SBI के लोगों ने मुझे लिखा है और मैं चाहूंगा कि क्या विविवा इसके ऊपर भी काम करने वाली है आने वाले समय में। एक जैसे SBI ने ये डिफरेंट स्टैंड लिया है प्रमोशन में, इसी तरह का उनका स्टैंड है प्रमोशन को लेके क्लरिकल की, कि हम पहले तो शायद ये था कि 5 साल तक हम आपको दूसरे सर्कल में नहीं देंगे प्रमोशन, अब शायद वो 5 साल वाला क्राइटेरिया भी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं आप, ट्रांसफर की। जी जी जी। तो ये बाकी बैंकों में ऐसा नहीं है, लेकिन SBI में ट्रांसफर पॉलिसी में कहा गया है, पहले ये कहा गया था कि 5 साल तक आपकी किसी और सर्कल में नहीं होगी, अब शायद वो भी हटा दिया है, मुझे किसी ने बताया है। तो कभी भी किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे उनको दूसरी जगह में शिफ्ट होना पड़े। तो क्या ये SBI ही करता है, ये हर जगह यूनिक काम ही करता है, तो क्या इसको लेके भी आपके पास केसेस हैं? क्या आने वाले समय में इसके ऊपर भी कुछ करने वाले हैं आप? और जो लोग आपको सुजेशन भेजेंगे, आप अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए जहां लोग आपको सुजेशन भेज सकें और आपके क्लोजिंग कमेंट। पहले तो मैं email ID बता देता हूं, वो है contact vibiva, CONTACT VIBEWA, contactvibiva@gmail.com, contactvibiva@gmail.com पे कोई भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी सजेशन भेज सकते हैं। अब मैं अगर ट्रांसफ़र वाली बात पर आऊँ, जो SBI ने, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ किया है,
तो जहाँ तक मेरी समझ है, जो ये क्लरिकल वैकेंसीज हैं ये स्टेट वाइज अनाउंस होती हैं। हर एक स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं, और जब अपॉइंटमेंट होता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में होता है, जैसे यूपी में, महाराष्ट्र में। और जनरली ट्रांसफर ऑटोमेटिकली तो नहीं होता है, स्टेट के बाहर ऑटोमेटिक, जैसे ऑफिसर्स में ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी होती है, तो ये लायबिलिटी क्लरिकल में नहीं होती है और उसी स्टेट में व्यक्ति बना रहता है बाय डिफॉल्ट। हर बैंक में ऐसा ही है, इंक्लूडिंग एसबीआई। लेकिन कंपाशनेट ग्राउंड पे म्यूचुअल ट्रांसफर्स होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोगों की अदला बदली होती है, वो चाहे रिक्वेस्ट ट्रांसफर होते हैं, मतलब जहां तक मेरी समझ है रिक्वेस्ट ट्रांसफर्स होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि एक तो म्यूचुअल हो, कोई इधर आने को तैयार हो, या फिर वैकेंसी हो उस स्टेट में, मतलब वो बैंक की डिस्क्रिशन होती है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर इसमें जहाँ डिसेबिलिटी की बात है तो हाँ, डिसेबल्ड लोगों ने ट्रांसफर्स लिए हैं दूसरे स्टेट्स में, उनकी वजह से दूसरे स्टेट में उनकी नियुक्ति हुई है, तो होता है। लेकिन हमारे संज्ञान में अभी तक इस तरह का कोई केस, जैसा आप कह रहे हैं कि 5 साल तक बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा दूसरे स्टेट में या दूसरे सर्कल में, तो इस तरह का कोई केस आया नहीं है। अगर आता है तो ज़रूर उस पर बात की जाएगी, क्योंकि डिसेबिलिटी के ग्राउंड पर बैंक शुड कंसिडर, इस तरह से रिजिड नहीं हो सकते कि 5 साल तक बिल्कुल देंगे ही नहीं। तो वो उस समय डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है उस व्यक्ति की, क्या डिसेबिलिटी है और क्या और लायबिलिटीज़ हैं, और बैंक से बातचीत की जा सकती है। लेकिन इस तरह का कोई केस मेरे संज्ञान में अभी तक तो नहीं आया है। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा दानिश जी, कि एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस भवनीत सिंह, जो 2 जज बेंच का है, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि कोई भी एम्प्लॉयर के जो इंटरनल पॉलिसीज हैं, दे कैनॉट कम इन द वे ऑफ द फ्रेमवर्क ऑन प्रेफरेंस इन पोस्टिंग एंड ट्रांसफर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। बिकॉज जैसा आप जानते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एक ये मैंडेट है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर टू बी गिवन प्रेफरेंस इन मैटर्स ऑफ पोस्टिंग एंड ट्रांसफर। तो कोई एम्प्लॉयर ये नहीं बोल सकता उसके जवाब में कि मेरे इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है, इस वजह से मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। हाँ, ये जरूर बोल सकता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी है जिसकी वजह से इस इंसान को यहीं रखना जरूरी है, जैसे कि कोई उनके पास स्पेशल स्किल सेट हो या ऐसा कुछ। बट ऐसा 5 ईयर का लॉक इन पीरियड जैसा आप बता रहे हैं, अगर वैसा कुछ है तो उसमें वो जजमेंट अप्लाई की जा सकती है अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहे तो। बिल्कुल। तो क्या रहेंगे आपके क्लोजिंग कमेंट्स? क्लोजिंग कमेंट्स तो मेरे यही रहेंगे कि हम लोग बहुत एक अहम पॉइंट पर हैं इस समय। एसबीआई की जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रमोशन पॉलिसी है उसको लेके हम एक व्यापक रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो जैसा मैंने 3 अपीलें की थी, लोग सामने आएँ, क्लास स्केल 3 लोग जिनकी अटकी हुई हैं प्रमोशंस वो हमसे संपर्क करें, स्केल 4-5 लोग हमसे संपर्क करें दूसरे बैंक वाले कि उन्होंने क्या क्या किया है कैरियर में। और एसबीआई में भी जो कंट्रोवर्शियल असाइनमेंट्स कर रहे हैं लोग, या तो उससे गुरेज करें, प्रोटेस्ट करें, हमसे संपर्क करें, एसबीआई से संपर्क करें, क्योंकि एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। वी शुड नॉट सेट द रॉन्ग बेंचमार्क। और रिप्रेजेंटेशन में भी हम कोशिश करेंगे कि जो जो पॉसिबल है, इवन विथ ह्यूमन सपोर्ट और प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी, वो सब कर सकें। लेकिन वहाँ भी हमारा ये रहेगा कि जो अल्टरनेटिव असाइनमेंट्स हैं, जो बाकी हम काम कर सकते हैं, वो कराए जाएं, वो मैंडेटरी किए जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कि जो रिस्क प्रोन एरियाज हैं, जो नॉन डुएबल एरियाज हैं, जहां तक ऑप्टिमली पॉसिबल है हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हमारा बेसिक स्टैंड नहीं बदलेगा कि एक्चुअली ये मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत क्रूशियल जंक्चर पर हम खड़े हैं। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। एंड मेरा ये कहना है दानिश जी कि मेरिट्स तो हमने इस मैटर के डिस्कस कर लिए हैं काफ़ी हद तक, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि विद इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर, यू नो, दिस केस केम टू एन एंड फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश। जो नॉर्मली हम बाकी हाई कोर्ट्स में इस तरीके की चीज़ नहीं देख रहे। जैसे विबिवा वाले भी पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको फाइल करने का काफ़ी टाइम तक सोच रहे थे, क्योंकि एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बट फिर भी डिसाइडेड कि नहीं, दिल्ली में भी काफ़ी लोग हैं जो अफेक्टेड हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के केसेस हैं उनको प्रायोरिटी हियरिंग मिलती है, जो मोस्ट अदर हाई कोर्ट्स में अभी ये प्रिंसिपल नहीं है।
तो एटलीस्ट इस चक्कर में इतना तो होता है कि द मैटर्स रीच देयर लॉजिकल कंक्लूजन. वी मे नॉट ऑलवेज अग्री विद द आउटकम, बट ये जरूरी है कि द केसेस हैव टू बी डिसाइडेड इफेक्टिवली एंड क्विकली. तो इसलिए हम अपनी तरफ से तो सब तरफ ये प्रैक्टिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. आप देख ही रहे होंगे ग्रुप्स वगैरह पे भी मैं रेगुलरली लिखता रहता हूँ. मैं ये कह रहा हूँ दानिश जी, मेरा कहना ये है कि ये पूरा केस जो विबीवा वाला है, जो PIL, 1 साल के अंदर अंदर ये स्टार्ट टू फिनिश खत्म हो पाया. तो इसमें द टेक अवे इज कि दिल्ली हाई कोर्ट में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के केसेस को प्रायोरिटी हियरिंग दी जाती है. विबीवा वाले भी पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको फाइल करने का सोच रहे थे बिकॉज SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है. बट देन इट वाज सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड कि दिल्ली में बहुत सारे पर्सन्स हैं जो अफेक्टेड हैं इस पॉलिसी से, तो दिल्ली हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है. तो जैसे हम पहले बोला करते थे कि दिल्ली हाई कोर्ट एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन चुका है कमर्शियल मैटर्स के लिए या पर्सनैलिटी राइट्स के मैटर्स के लिए, the same can now be said for cases of persons with disabilities also, because whether or not you agree with the outcome, at least the case gets decided quickly. ये नहीं है कि सालों साल तक कोई PIL पेंडिंग चल रही है. तो we must make sure कि ये एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस बन पाए अक्रॉस हाई कोर्ट्स की पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के केसेस को प्रायोरिटी हियरिंग दी जा पाए. जैसे मुंबई हाई कोर्ट में ये नहीं है अभी करंटली प्रैक्टिस. एंड भले ही हम अपने लेवल पे मिशन एक्सेसिबिलिटी के थ्रू पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस बना पाए, बट और भी जो लॉयर्स हैं इस एरिया में काम कर रहे हैं या डिसेबिलिटी राइट्स लॉयर्स हैं, उनके रेडार पे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है. तो दे ऑल्सो नीड टू टेक दिस अप विद द लीडरशिप ऑफ द रेलेवेंट हाई कोर्ट्स, ताकि ये एक नेशन वाइड प्रैक्टिस बन पाए. दैट्स इट. थैंक यू. नहीं, बिल्कुल कुडोस टू यू एट मिशन एक्सेसिबिलिटी, आपको और अमर को. और ये जो आपने किया है बहुत सारे झारखंड में आप कर झारखंड में आपने लिखा है, बाकी जगह पे आपने लिखा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये जब हम कहते हैं कि हमें एक्टिविज्म करना है, जब हम इश्यूज को सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उनको करना भी पड़ेगा. तो उसके लिए तो आपको बहुत बधाई कि आप ऐसी चीजें उठा रहे हैं और रेवोल्यूशनरी चीजें कर रहे हैं आप डिसेबिलिटी सेक्टर में. और आप लोगों को ऑल द बेस्ट. उम्मीद यही है कि रिप्रेजेंटेशन आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी. बहुत सारे लोग अब आपको सजेशन भी भेजेंगे और एक अच्छा कुछ निकल के आए और ये जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है वो हटे और जिन लोगों की प्रमोशन ड्यू है. और जाते जाते ये भी बता दीजिए, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिवली हो सकता है? अब ये तो डिसीजन पर डिपेंड करेगा. वो पहली बात तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे रिप्रेजेंटेशन को कहाँ तक पॉजिटिवली लेते हैं, कहाँ तक डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, इस पर डिपेंड करता है. पहली बात तो जैसा कि राहुल जी ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई ये सब हो ही जाए. हम पूरा प्रयास करेंगे मिशन एक्सेसिबिलिटी के साथ मिलके, हम रिप्रेजेंटेशन बना के, इवन पर्सनल हियरिंग भी होनी है बोर्ड के सामने. बिल्कुल. तो वो भी पूरा प्रयास रहेगा जी कि बोर्ड डिसाइड करता है. और बाकी रिट्रोस्पेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये कंडीशंस हटेंगी या नहीं हटेंगी, ये तो वक्त ही बता पाएगा. चलिए, तो फिर हम इसके ऊपर शो करेंगे और जानेंगे कि क्या अपडेट्स हैं. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. थैंक यू. तो लिसनर्स, आज हमने बात की SBI की डिस्क्रिमिनेटरी प्रमोशन पॉलिसी के बारे में, जो ब्लाइंड को प्रिवेंट करती है स्केल 3 से 4 और 4 से 5 में जाने के लिए. क्या निकल के आएगा रिप्रेजेंटेशन से? क्या SBI मानेगा? क्या सबको उनका ड्यू मिलेगा? अगर बाकी जगह भी ऐसा हो रहा है तो आप जरूर मिशन एक्सेसिबिलिटी को लिखिए, विवा को लिखिए. कोई भी आपका कंसर्न है तो मिशन एक्सेसिबिलिटी जस्टिस कनेक्ट करके हेल्पलाइन भी चलाती है, तो आप वहां भी कनेक्ट करके अपने इश्यूज को शेयर कर सकते हैं, सॉल्व करवा सकते हैं. लीगल राइट्स पे मिशन एक्सेसिबिलिटी और रेडियो उड़ान की कोलैबोरेशन ऐसी ही रहेगी जारी. अगले सप्ताह मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ. दीजिए इजाजत. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ. बाय बाय. आपका 1 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकता है. रेडियो उड़ान पेश करता है 1 मिनट रील कंपटीशन. 1 मिनट मैटर्स. आप UDID कार्ड पर रील बना सकते हैं या RPWD एक्ट के किसी सेक्शन पर, या कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी टिप जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो. अब आप रील से रियल हीरो बन सकते हैं. आपकी रील हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में हो और 1 मिनट से ज्यादा ना हो. लास्ट डेट है 30th जून 2026. विनर्स को दिए जाएंगे धमाकेदार प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज होगा 5000 रुपीज,
Second prize 3,000 rupees, third prize 2,000 rupees, fourth and fifth prize 1,000 rupees. रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट करें www.radioudan.com. For more info, email us at udanempowermenttrust@gmail.com.